हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पार्ट ए का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने करंट के बारे में स्टडी किया था, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था, और साथ ही साथ हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, तो एक बार आप उसको क्लिक कर लीजिए और पहले वो पूरी वीडियो आप देखें, तभी जाकर आपको आज की वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ की। देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है और इससे हम क्या फाइंड करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ना आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं टू अंडरस्टैंड दिस ओम्स लॉ। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास वायर हो गई एंड आप उसको एक सेल से कनेक्ट करते हो। अब इस सेल की जो वोल्टेज है वो है 1.5 वोल्ट। मतलब ये कि इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखें सेल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पर एक जो चार्जेस है वो आपको मूव करवाते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बेसिकली देखो क्या होता है ना कि करंट की डायरेक्शन में समझने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन असलियत में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे कि इस केस में कॉपर के आयंस होंगे, कॉपर के जो एटम है, एटम में तो कोई चार्ज नहीं होगा, बट कॉपर के जो आयंस होंगे वो कभी भी अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते। जो मूव करते हैं वो सिर्फ है आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसलिए ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने अभी आपको कहा ना कि आप प्लीज वीडियो को देखो, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास सेम एक और वायर है। मेरे पास सेम एक और वायर है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो लेंथ है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एग्जैक्टली इस वायर की तरह है जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में लिया है। अब उसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ठीक है, अब उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी की जो वैल्यू है वो है 9 वोल्ट। ठीक है, 9 वोल्ट। अब ना प्लीज ये बात समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहली बात देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन स्टडी कर लेते हैं कि ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिखता हूं 1.5 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि 1.5 जूल ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो 1 कूलम ऑफ चार्ज को टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका यही मतलब हुआ। मतलब मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, वो 1 कूलम का चार्ज आपने मूव करवाना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको दे रहे हो वो आपका 1.5 जूल है। ठीक है, ऑलराइट। अब वही बात आप नीचे देखो, अगर आप उसको 9 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हो तो उसका मतलब है कि आप 9 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ कर देखिए कि अगर मैं कम एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो इस कूलम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। अब देखिए, यहां पर भी 1 कूलम को मूव करवा रहा हूं, यहां पर भी 1 कूलम को मूव करवा रहा हूं मैं, बट फर्क यह है कि यहां पर मैं 1.5 जूल एनर्जी दे रहा हूं, यहां पे मैं 9 जूल एनर्जी दे रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली बात तो देखो समझ में आती है कि अगर आप 9 जूल ऑफ एनर्जी देंगे तो 1 कूलम जो है उसकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब मेरा सवाल यहां पे ये है, थोड़ा ध्यान से देखना, कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो करंट है वो मेरा Q डिवाइडेड बाई टी होता है, अगर मैं इस बात को लेके चलता हूं, दोनों केस में 1 कूलम है। 1 कूलम का मतलब हो गया कि ये जो टर्म है ये आपकी कांस्टेंट है, तो जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। तो अब सोच के देखिए प्लीज कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप 1.5 जूल दे रहे हो 1 कूलम को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इसमें आप 9 जूल दे रहे हो।
क्या लगता है आपको कि अगर मैं कहता हूं कि इसमें टाइम t1 लग रहा है और इसमें टाइम t2 लग रहा है, तो किस में कम टाइम लगेगा चार्जेस को मूव होने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? आपने अगर गैस कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। बात सही है कि एक्चुअली में जो आपका T2 है वो लेस देन T1 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 9 जूल ऑफ एनर्जी दी है, तो कम टाइम के अंदर ही 1 कूलम ऑफ चार्ज आपका मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहां पे कम एनर्जी होने की वजह से ये ज्यादा टाइम लेगा टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर आप ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, देखो अब कम टाइम का क्या मतलब है, कम टाइम का मतलब है कि इसके अंदर आपका जो करंट है वो ज्यादा फ्लो करेगा एज कंपेयर टू इस वाले के। तो I2 मैं इसका मान लेता हूं और जो I1 है वो मैं इसका मान लेता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि मेरा I2 बड़ा है I1 से, राइट? ठीक है। सो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आप इसी चीज को रिलेट करो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। यहां पर 1.5 था तो उसमें करंट I1 फ्लो कर रहा था। अब यहां पर 9 वोल्ट है, मतलब इसकी वोल्टेज मैंने बढ़ा दी, और जब मैंने वोल्टेज बढ़ाई तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो करंट की वैल्यू है वो भी आपकी इंक्रीज कर जाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले स्टडी किया एक जर्मन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन 1826 उन्होंने एक लॉ दिया विच एक्चुअली गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये कहा गया कि जो करंट आपका फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो मैंने अभी आपको वोल्टेज बताई थी ना, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V से रिप्रेजेंट करता हूं मैं और I को करंट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो V मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उस पर्टिकुलर कंडक्टर से फ्लो करेगा। बट इसमें दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कंडीशन? जैसे कि जो वायर आपने ली है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वोल्टेज को चेंज कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो उसकी जो थिकनेस है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वायर की वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसी हिसाब से V और I भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि यही बात मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगा कि किसी भी कंडक्टर के लिए, मैं स्पेशली बोल रहा हूं कंडक्टर के लिए, अगर टेम्परेचर राइज करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस भी राइज करती है। और ऐसा क्यों करता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि क्या रीजन है कि क्यों टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। बट अभी के लिए ये समझो कि ओम्स लॉ सिर्फ आपका तभी वैलिड है जब आपके फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होने चाहिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो उसका टेम्परेचर है कंडक्टर का वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है। अब जो ओम्स थे उन्होंने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने एक रेजिस्टेंस लिया। तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस है। एंड फिर उन्होंने क्या किया कि इसके साथ लगा दिया एक एमीटर। जो एमीटर है ना उसका काम होता है कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट करना, उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में लगा दिया एक आपका सेल या बैटरी, फिर एक ले लिया उन्होंने की, और की लेने के साथ यहां पर लगा दिया बेटा आपका रियोस्टैट। अब जो रियोस्टैट है ना उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि आपके सर्किट के रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना, मतलब मॉनिटर करना। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके जो करंट की वैल्यू है उसको कंट्रोल कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। सो ये आपका सर्किट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट
पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और वोल्ट मीटर को जब भी लगाया जाता है वो हमेशा उस पर्टिकुलर मतलब सर्किट के, या सर्किट बोलूंगा या रेजिस्टेंस बोल देता हूं यहां पे, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना होता है। देखो इसका काम क्या है, इसका काम है कि यहां पे पोटेंशियल दिखेगा क्या है, यहां पे पोटेंशियल दिखेगा क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा और आपको आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो याद रखें कि एमीटर जो है वो करंट कैलकुलेट करता है, मैं यहां लिख देता हूं कि ये आपका करंट कैलकुलेट करता है, और जो वोल्ट मीटर है इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना। ठीक है, अक्रॉस टू पॉइंट्स तो ये हमेशा पैरेलल में लगता है, ये हमेशा सीरीज में लगता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ऑब्वियस है बेटा, की लगाया, की लगाने से इसमें करंट फ्लो करेगा, तो आपको करंट की वैल्यू मिलती है और वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। तो रियोस्टैट को चेंज करके उन्होंने जो करंट की वैल्यू थी, है ना, उसको वेरी करते गए। अगर मैं उल्टा बोलना चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं रियोस्टैट चेंज करूंगा तो वोल्टेज भी चेंज होती है। मैंने क्या किया, मैंने रियोस्टैट चेंज किया, मैंने वोल्टेज की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको देखा, और उन्हीं वैल्यूज पे मेरी करंट की क्या वैल्यू आ रही है वो साथ साथ मेजर करते रहे। बट हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखा जाता है कि जैसे मान लो आपने एक बार ये रीडिंग ले ली तो साथ साथ की निकाल दो। अब की इसलिए हम निकाल देते हैं बिकॉज ज्यादा देर तक अगर करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगा तो इसमें से हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, और हीट प्रोड्यूस होने से इसका टेम्परेचर वेरी करता है, और अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक दो सक्सेसिव रीडिंग के बीच में की बार बार निकाल देते हैं। मतलब की लगा दिया, अब की लगाने के बाद हमने ये देख लिया कि मेरे वोल्टेज और एमीटर की क्या रीडिंग आ रही है, फिर मैंने की निकाल लिया, फिर आफ्टर सम टाइम फिर से मैंने की लगा दिया और फिर चेक किया कि मेरे वोल्टेज और एमीटर में क्या रीडिंग आ रही है, और उसको लेकर हमने एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ देख के हमें समझ में आया कि एक्चुअली में जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ रहा है हमारा। ठीक है, ग्राफ जो है वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी, वो सब समझाऊंगा। पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ ने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू I होगा। ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस, तो यहां पे आता है I इंटू आर, आर आपका होता है यहां पे रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इसके फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर में चेंज नहीं आता तो ऑटोमेटिकली जो आर है उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। बट सिंपल सी बात यह है कि अगर रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और ये जो फॉर्मूला आप यहां पे देख रहे हो इसको कहा जाता है आपका इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, V यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, I करंट बताता है, और R आपका रेजिस्टेंस बताता है। फिर हमारे पास आता है कि 1 ओम किसको कहेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखते हो कि V मेरा IR के बराबर है, मतलब R क्या हो गया, V डिवाइड बाय I हो गया। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर मैं 1 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूं और उसमें 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर आपका फ्लो कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस इसमें फ्लो कर रही है। हाँ, मैंने आपको शायद ये नहीं बताया, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो हमारा ओम होता है, ओम। ठीक है, सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इसका सिंबल है, इसको ओमेगा कहा गया है, सो दिस वन इज ओमेगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, ये तो यूनिट हो गया, ये सिंबल हो गया इसका। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं, 1 वोल्टेज मतलब 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता हूं, और अगर उस वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, देन आई विल से दैट कि उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो इस तरीके से हम अपने 1 ओम को डिफाइन करते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला तो आ ही चुका है, तो लगे हाथ कोई एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो चलिए लेट अस सी। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अब वो कहता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम टू पास अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू इट। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं तो V मेरा IR के बराबर आता है। देखिए जो करंट है आपका
दैट इज आई, वो आपको 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। जो रेजिस्टेंस है आपका दैट इज आर, वो आपको 5 ओम दिया हुआ है। तो अगर मुझे V निकालना है तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, तो मेरे पास आंसर यहाँ पे आ जाता है 7.5 वोल्ट। तो ये है आपका इस न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो वो कहता है कि देखो एन इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉज अ करंट 200 मिली एम्पियर। सो देखिए सबसे पहले तो आपको जो करंट दिया हुआ है, जो करंट है वो आपका आई है, और वो आपको दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, मिली मतलब होता है 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर 1 मिली एम्पियर आपका 10⁻³ एम्पियर होता है। तो इस कंडीशन के अंदर जब आप सॉल्व करते हो तो 0.2 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। जहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें 12 वोल्ट दिया हुआ है। सो रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो ओम्स लॉ से आ जाएगा, दैट इज V डिवाइडेड बाय I। सो 12 डिवाइड बाय 0.2 कर दूंगा, तो आप जानते हो बेटा कि ये 6 से जाएगा तो आंसर आपका 60 ओम आ जाएगा। सो दैट इज योर आंसर। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो बात एक ही होती है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास आती है बेटा कि लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ओम्स लॉ सिर्फ तभी एप्लीकेबल है अगर उसका टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट होता है। अब सबसे बड़ी बात ये मन में आती है कि टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में अगर मैं किसी वायर की बात करता हूं, जैसे कि मेरे पास वायर है, आप जानते हो कि हमारे पास कॉपर के एटम होते हैं, कॉपर के जो हैं आयंस होते हैं, और इन्हीं आयन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। तो जब हम एक सेल या बैटरी इससे कनेक्ट करते हैं तो फोर्स प्रोवाइड होती है और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इन्हीं कॉपर के एटम और आयन के साथ स्ट्राइक करने की वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो नोटिस होती है। हमने ये बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे हम इसका टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ना, इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होता है ना, पहली बात टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती है, और साथ ही साथ ये जो कॉपर के आयंस हैं ये अपने ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे तेज ना इस तरह से वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले आराम से आपके जा सकते थे, अब क्योंकि इसकी ऑसिलेशन बढ़ गई तो इसका जो निकलना है इसके थ्रू वो अब मुश्किल हो गया है। मतलब क्योंकि ये अपने पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा सो वो इसके साथ आसानी से अब टकरा सकता है एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेज। तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होता है, ये भी आपका अपने मीन पोजीशन में ये मूव नहीं करेगा, इधर उधर मूव नहीं करता, बस अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट होने शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। सो प्लीज हमेशा याद रखना बेटा कि टेम्परेचर अगर राइज होता है तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की इंक्रीज कर जाती है। बट मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए ये एक्चुअली सही नहीं बैठता, उसका तरीका अलग होता है। मैं कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं अभी। सो विद राइजिंग टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज करता है। तो रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, टेम्परेचर राइज करोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ही, बट साथ ही साथ ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देंगे टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का मतलब होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। पहली बात हम इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड G हो जाएगा बेटा 1/R। सिमिलरली अगर आप देखें तो इसको 1/ मैं ओम भी लिख सकता हूं, तो इसका यूनिट हो जाता है या तो ओम इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं मोहो, या तो सीमन होता है।
ठीक है। तो ये जो तीन आप यहां पे देख रहे हो, ये मेरे यूनिट्स हैं कंडक्टेंस के। तो कहने का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर वायर में रेजिस्टेंस कम होती है तो हम कहेंगे उसकी जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होती है। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें करना है वी आई और आई वी ग्राफ। देखिए कईयों को इस बात में कंफ्यूजन होती है कि वी आई और आई वी ग्राफ जो है वो तो सेम ही दिखता है, तो फर्क क्या पड़ता है? देखिए फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं आज आपको बताता हूं कि दोनों का डिफरेंस क्या है और इससे मेरे किस आंसर में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे बना रहा हूं वी आई का ग्राफ। ठीक है, वी आई में जो सबसे पहला लेटर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे वी है तो वो वाई एक्सिस पे होता है, और जो बाद वाला लेटर है जैसे आई, वो आपका एक्स एक्सिस पे होता है। तो पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर सपोज, ये देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि आई वी ग्राफ की, तो ये आई है, ये आपका वी है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। तो जो ग्राफ है ना वो एक्चुअली में दोनों केस में सेम होता है। ये देखिए ये ग्राफ होता है लाइक दिस। हमेशा ना एक बात याद रखना कि अगर मैं वी आई ग्राफ बनाता हूं या आई वी ग्राफ बनाता हूं और वो ओम्स लॉ को अगर ओबे करता है, देखिए हर कोई ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। आपका जो बल्ब है ना, उस बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। अगर मैं उसका वी और आई का ग्राफ बनाऊंगा तो वो इस तरह से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनता, वो कर्व्ड बनता है। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूं, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि हम उन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं ना, हमेशा उनका जो ग्राफ होता है, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन होता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो ओरिजिन से पास होके जाता है। अगर कोई ग्राफ आपको ऐसे दिख रहा है कि दिख तो स्ट्रेट रहा है आपका, बट ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो आप सीधा कहोगे कि वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसी वजह से हमारे पास दो तरह के कंडक्टर्स हो जाते हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक वो जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, नॉन ओहमिक जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। आइडेंटिफाई करने का तरीका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए। देखिए अगर आप कहेंगे ओरिजिन से पास होना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आपने अभी पढ़ा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो मतलब ये कि अगर i आपका 0 है तो v भी 0 होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हुआ कि ये ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं कर रहा आपका। तो इसी वजह से। ठीक है, अब आगे देखिए प्लीज। सो ये दो ग्राफ दिखने में सेम है, बट इससे फर्क क्या पड़ा वो मैं आपको बताता हूं। फर्क पड़ता है जब आप इसका स्लोप फाइंड करते हो। अगर आपको नहीं पता कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं तो मैं आप को ये बता देता हूं। देखिए जो स्लोप होता है ना किसी भी ग्राफ का, पहली बात तो अच्छी तरह समझिए, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है आपका। तो जो स्लोप फाइंड करना होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब बताता हूं। देखिए जैसे कि ये लाइन आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो आप जो आपको ठीक लगता है। जैसे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो चलिए पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता देता हूं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है मान लो i1 है और ये वैल्यू जो है वो v1 है आपकी। तो जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि पहले x पहले लिखना है, तो हो जाएगा i1 कोमा v1 इस तरह से। उसी तरह मान लीजिए सेकंड पॉइंट जो है इसकी वैल्यू है i2 और दूसरा होता है आपके पास v2। तो ये आपका क्या हो गया v2। हमेशा याद रखना कि x एक्सिस के अलोंग ही सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, मतलब 2 जो है वो पहले नहीं लिख सकते, पहला 1 वाला ही आएगा फिर 2 वाला आएगा आपका। ओके जी, सो ये v2 हो गया। तो अगर इससे कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या बनेगा, सो दैट विल बी मेरा हो जाएगा i2 कोमा v2। तो ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये x है, तो ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपका x2 कोमा y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस फॉर्मूले में डाल देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपका v2 है, तो v2 माइनस v1 अपॉन
मतलब ये माइनस ये डिवाइड बाई ये माइनस ये, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस कर दो, मतलब हो जाएगा I2 माइनस I1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन v को। प्लीज रिमेंबर ये जो निशान यहां डाला है इसको डेल्टा कहते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सो चेंज इन v, और नीचे बता रहा है चेंज इन i। अब आप अच्छी तरह ये बात जानते हो कि ओम्स लॉ ने कहा था कि v इक्वल टू आई आर होता है, तो r होता है v डिवाइडेड बाय i, और आप शायद यहाँ देख पा रहे हो कि ये आपका v आएगा और यहाँ पे आपका i आएगा। सो v बाई आई क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया आपका? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करता हूं आईवी ग्राफ की, तब क्या होता है? अब देखो ग्राफ तो देखने में बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इस केस में 2 पॉइंट कंसिडर करता हूं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है V1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे I1 को। सिमिलरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है V2 को, ये कर रहा है मेरे I1 को। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले एक्स वाला लिखना है तो हो जाएगा V1 I1, और ये हो जाएगा आपका V2 I2। सिर्फ इतना करने से क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मुझे स्लोप निकालना है सो वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई स्लोप, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे है y2 माइनस y1, तो y2 वाले कौन है? यहाँ पे आपका I2 आना था ना, यहाँ पे I2 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 अपॉन नीचे आ जाएगा क्या आपके पास? V2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा चेंज इन I डिवाइड बाय चेंज इन V। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तब जाके मेरे पास चेंज इन I बाय चेंज इन V आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। तो एक बात आपने अब अच्छे से समझनी है बेटा, वो ये समझनी है कि अगर वी आई ग्राफ है, तो मैं आपको चलो अलग में दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर मैंने फिर से क्या किया, एक वी आई ग्राफ बना लिया। सो दिस इज वी एंड दिस इज आई, और यहां पर मैंने दो ग्राफ बनाए, ये देखिए दो ग्राफ बनाए हैं। तो ये है ए और ये है बी। अगर कोई मुझे पूछता है ना कि इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो क्योंकि वी आई ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसी वजह से इस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे ये बस यही देखना है कि इसका स्लोप ज्यादा है। और स्लोप को देखने का तरीका पता क्या होता है? दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि सिंपल एंगल देख लो कि एक्स एक्सिस के साथ किसका एंगल ज्यादा है। जैसे कि बी वाले का जो एंगल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए वाले का, तो जिसका एंगल ज्यादा होता है ना उसका स्लोप ज्यादा होता है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओ, ये देखो मैंने बनाया, और ये देखिए उसी एक आई की वैल्यू पे आपको दो डिफरेंट वी मिल रहे हैं। ऑब्वियस है कि V2 बड़ा है एज कंपेयर टू V1, सो इसलिए B का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A, क्योंकि R होता है V बाई आई, तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मुझे ये एंगल वाला ज्यादा पसंद आता है, आपको जो पसंद आता है आप वो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, सिर्फ इसी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ B है वो ग्रेटर देन है रेजिस्टेंस ऑफ A के। उसी तरह अगर मान लीजिए मैं फिर से ग्राफ बनाता हूं, जैसे मैंने बनाया अब यहाँ पर, ये मेरा I रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा V रिप्रेजेंट करता है, और फिर से मैंने क्या बना दिए, दो ऐसे लाइंस बना दिए। तो ये A है, ये मेरा B है। अब देखने में तो एग्जैक्टली एक जैसा लगता है। आप कहेंगे ये थीटा B जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू थीटा A के। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब ये कि स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है आपका यहाँ पर। बट क्योंकि ये मेरा एक आई वी ग्राफ है, और आई वी ग्राफ में जो स्लोप है वो कंडक्टेंस देता है जो कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। मतलब इस कंडीशन में जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं बात करता हूं अपने आई वी ग्राफ की, तो इसमें रेजिस्टेंस ऑफ जो बी है ना वो लेस देन हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ए। सो आई होप आपको ये जो ग्राफ है और इससे निकले हुए स्लोप के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब आप शायद वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ के बीच का जो डिफरेंस है और उसके स्लोप से क्या मिलता है और आइडेंटिफाई कर सकते हो
कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, वो अब आपको शायद पता लग जाएगा, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाएगी कि हम इसको अप्लाई करना सीख जाएं बेसिकली। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यार फिगर शोज आई वी ग्राफ, ये क्या है, आई वी का ग्राफ है फॉर टू कंडक्टर्स। कहता विच ऑफ द टू इज ओमिक, ओमिक कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, ओमिक के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट होना चाहिए, दूसरा ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना, यहां से मैं करता हूं, ये देखिए पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये ओरिजिन से ही पास होता है, ये भी कहां से जाएगा, ओरिजिन से ही होकर जाएगा। इसी वजह से ये दोनों के दोनों ही ओमिक है नेचर में। सो मतलब ए एंड बी बोथ आर ओमिक इन नेचर। दूसरा वो कहता है कि विच कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस। तो गाइज अगर आपको याद हो ये आई वी है, और आई वी के केस में जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। सो प्लीज रिमेंबर। सो कहता है इसका रीजन भी दो, तो रीजन के साथ ही आंसर दे देता हूं मैं कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ is equal to 1 upon resistance. Now, slope of B is less than slope of A. Therefore, resistance of B is greater than resistance of A. हमेशा याद रखो कि जब भी आपने आंसर देना है ना, एक वैलिड प्रूफ के साथ आपने अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई करना है। देखिए कि ऐसा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि फिगर शोज वी आई ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इन डिफरेंट केसेस। तो सिलेक्ट करना है ग्राफ फॉर द ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एयर वाला है स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहा है, परफेक्ट, ये ओमिक है। ये वाला जो है आपका स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, ओमिक है। इस केस में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेट है बट उसके बाद कर्व्ड हो जाता है, सेंटर से चाहे जा रहा है, बट ये ओमिक नहीं है, इट इज नॉन ओमिक। सिमिलरली ओरिजिन से तो जा रहा है बट इस कंडीशन के अंदर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका ओमिक नहीं है। क्लियर हो गया। सो आई होप आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ क्या है और ये ग्राफ कैसे रीड करने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया ओम्स लॉ के बारे में। हमने ये देखा कि ग्राफ के अंदर आईवी ग्राफ और वीआई ग्राफ का क्या मतलब होता है और उसके स्लोप से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।